तो ये बात है सन 1971 की, जब रॉजर पैरन और कैरोलिन पैरन अपने 5 बच्चों के साथ अमेरिका के एक छोटे से टापू में, जिसका नाम रोड आइलैंड होता है, वहां शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और इनके घर के चारों तरफ कोई घर नहीं होता। और जब ये अपने घर के अंदर सारा सामान शिफ्ट कर लेते हैं तो इनका जो डॉग होता है वो घर के अंदर नहीं आ रहा होता। हालांकि ये उसे अंदर ले जाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाना चाहता। ऐसा लगता है मानो अंदर कुछ है जो उसने देख लिया हो और वो उसे घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। इनके घर के पास एक झील भी होती है और झील के किनारे एक बहुत पुराना पेड़ होता है। इनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल को वहां पर एक खिलौना भी मिलता है, जिसे पाने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है। वहीं अंदर ये दिखाया जाता है कि अप्रैल की बाकी बहनें आंख मिचोली खेल रही होती हैं और जब उनमें से एक छोटे से स्टोर में छुप जाती है और दूसरी उसे ढूंढने के लिए आती है तो वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा निकल जाता है। और जब इनके डैड वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर नीचे एक तहखाना है जहां पर एक पियानो और कुछ और चीजें पड़ी हुई हैं। रॉजर ऊपर आने के बाद अपने बच्चों को बोलता है कि वहां पर कोई नहीं जाएगा, वहां पर ढेर सारी मकड़ियां हैं, और वो उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। और अब रात होती है और रात को जब ये सोने जा रहे होते हैं तभी ये देखते हैं कि इनका कुत्ता नीचे बहुत जोर जोर से भौंक रहा होता है। इन्हें सब अजीब लगता है, लेकिन ये सोचते हैं कि सब नॉर्मल है और ये सब के सब सो जाते हैं। और जब सुबह कैरोलिन उठती है तो वो देखती है कि उसके पैर पर एक निशान है। उसे कुछ समझ नहीं आता और जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि घर की सारी घड़ियां 3:07 पर बंद हो चुकी होती है। वो अपने पति रॉजर को ये बात बताती है। रॉजर कहता है कि शायद सामान लाते हुए झटके से बंद हो गई हो। वो रॉजर को ये भी कहती है कि कल रात को तुमने क्या किया, ये देखो मेरे पैर पर निशान पड़ गया। रॉजर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। और तभी एक चीख की आवाज आती है और वो दोनों बाहर भागते हैं। यहाँ पर इनकी छोटी बेटी अप्रैल होती है और वो देखते हैं कि उनका डॉग वहां पर मरा हुआ होता है। ये देखकर इन तीनों को बहुत दुख होता है, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता कि उसकी मौत कैसे हुई। अब एक बार फिर से रात होती है और ठीक 3:07 पर घड़ी अपने आप ही बंद हो जाती है। रॉजर उठा हुआ होता है और उसे लगता है कि घर पर कोई है। और जब वो घर पर इधर उधर देखता है तो वो देखता है कि सीढ़ियों पर कोई खड़ा है। ये उसकी बड़ी बेटी एंड्रिया होती है। वो अपनी बेटी से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो एंड्रिया। वो कहती है कि सिंडी दोबारा से मेरे कमरे में आ गई। और जब ये दोनों कमरे में जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो एक अलमीरा से अपना सर पटक रही होती है। दरअसल इसे नींद में चलने की आदत होती है, लेकिन ऐसा इसने पहले कभी नहीं किया था। रॉजर उसे उठाकर उसके बेड पर सुला देता है। अब सुबह रॉजर जब काम पर जा रहा होता है तभी उसे किसी के गिरने की आवाज आती है और जब वो झाड़ियों के पीछे देखता है तो वहां पर एक कबूतर तड़प तड़प के मर जाता है। रॉजर ये सब देखकर हैरान होता है। दरअसल यहाँ पर अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही होती हैं, लेकिन उसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। वो वहां से चला जाता है और साथ ही साथ इनके 4 बच्चे स्कूल चले जाते हैं। घर पर कैरोलिन और उसकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल बसती है। अप्रैल अपनी मॉम से कहती है कि मेरे साथ आंख मिचोली खेलो। और जब वो उसके साथ आंख मिचोली खेलती है और अप्रैल छुप जाती है तो वो उसे ढूंढने के लिए कमरे में जाती है। यहाँ पर एक अलमीरा होती है और तभी अलमीरा का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। कैरोलिन अलमीरा की तरफ पलटती है और वो कहती है क्लैप बजाओ। और अलमीरा से 2 हाथ निकलते हैं और वो 2 बार क्लैप करते हैं और कैरोलिन धीरे धीरे अलमीरा की तरफ बढ़ना शुरू करती है। वहां पर उसे सांसों की आवाज आ रही होती है और जब वो हाथों से टटोलने की कोशिश करती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। वो अपनी आंखों से पट्टी खोल देती है और उसकी बेटी पीछे खड़ी होती है। इस बात से वो हैरान हो जाती है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। अब एक बार फिर से रात होती है और सब बच्चे जब सो रहे होते हैं तभी इनके तीसरे नंबर की बेटी का कोई पैर खींचता है। ऐसा उसके साथ एक रात पहले भी हुआ था और उसे लगता था कि उसकी बहन उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन इस बार उसका पैर जोर से खींचा जाता है और उठ जाती है। और तभी उसे दरवाजे के पीछे कोई दिखता है। वो अपनी बहन नैन्सी को बोलती कि नैन्सी। और जब नैन्सी उठती है वो कहती कि तुम्हें दरवाजे के पीछे कोई दिख रहा है। नैन्सी कहती कि मुझे कोई नहीं दिख रहा। वो कहती कि वो हमें देख रहा है और नैन्सी दरवाजे के पास जाती है। वो कहती कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। और तभी क्रिस्टीन नैन्सी को बोलती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है।
और अब नैन्सी धीरे धीरे पलटना शुरू करती है और इससे पहले कि वो पूरी तरह से पलटती दरवाजा बंद हो जाता है और ये दोनों चिल्लाना शुरू कर देती हैं। इनके मॉम डैड भागते हुए इनके कमरे में आते हैं और क्रिस्टीन उन्हें बताती है कि किसी ने मेरा पैर खींचा था। रॉजर बोलता है कि तुमने सपना देखा होगा। वो कहती कि नहीं, मैंने सपना नहीं देखा था। उसने मुझसे बात की और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। लेकिन रॉजर और कैरोलिन को ये लगता है कि इसने कोई सपना देखा है और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ घटनाएं हो रही होती हैं और कैरोलिन के शरीर पर हर रोज एक नया निशान होता है। वो सोचती है कि उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। एक बार फिर से रात होती है और कैरोलिन को ये लगता है कि घर पर कोई है और वो एक एक करके सभी कमरों को चेक करती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। और तभी सीढ़ियों पर इनकी जो तस्वीरें लगी होती है वो अपने आप ही गिरना शुरू हो जाती है और जब वो भागकर वहां पर पहुंचती है तो वहां पर कोई नहीं होता। वो चारों तरफ देखती है, उसे कुछ नहीं दिखता और तभी वहां पर 2 क्लैप की आवाज आती है, वैसी तालियों की आवाज जैसे उसे उस वक्त आई थी जब वो अपनी छोटी बेटी अप्रैल के साथ आंख मिचोली खेल रही थी। वो उस तरफ बढ़ जाती है और वो देखती है कि तहखाने का दरवाजा खुला हुआ है और जब उसके पास जाती है तो उसे एक धक्का लगता है और वो उस तहखाने के अंदर गिर जाती है। अंदर कोई भी नहीं होता और तभी एक बॉल उसकी तरफ आके गिरती है। ये वही बॉल होती है जब वो तहखाने में पहली बार आई थी तो उसने ये बॉल अपने पति रॉजर को दी होती है। इस बात से वो डर जाती है और ऊपर की तरफ भागती है, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचती दरवाजा बंद हो जाता है और दरवाजा बंद होने के साथ यहाँ पर एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है। वहीं दूसरी तरफ इनके बच्चों के कमरे में ये दिखाया जाता है कि इनके चौथे नंबर की बेटी, जिसका नाम सिंडी है, जिसे नींद में चलने की आदत है, वो एक बार फिर से एल्मीरा के पास खड़ी होकर उस पर अपना सर मार रही होती है। वो नींद में होती है और उसके सर की ठक ठक की आवाज से इनके दूसरे नंबर की बेटी एंड्रिया उठ जाती है और वो सिंडी को वहां से लेकर बिस्तर पे लिटा देती है। और तभी वो एल्मीरा के ऊपर देखती है, वहां पर कोई बैठा हुआ होता है और ये कोई इंसान नहीं होता और वो जो बैठा होता है इसके ऊपर कूद जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। इसी वक्त बाहर रॉजर भी आ जाता है। रॉजर भागता हुआ घर के अंदर आता है और उस कमरे में जाता है जहां पर उसके बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। तब तक कैरोलिन भी तहखाने से छूटकर वहां पर पहुंच जाती है। रॉजर बोलता है कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और तभी बाहर से इनका घर दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई इनके घर की निगरानी कर रहा है और अब रॉजर, कैरोलिन और उनके सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर इनके अलावा भी कोई और है। अब अगली सुबह कैरोलिन एक पति पत्नी के पास जाती है। पति का नाम एड होता है और पत्नी का नाम होता है लॉरेन। ये दोनों डिमोनोलॉजिस्ट हैं। डिमोनोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो भूत प्रेत भगाने की विद्या को जानते हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम किए होते हैं जिससे इनका बहुत नाम होता है। और हाल ही में इन्होंने एनाबेल के केस को भी सॉल्व किया होता है। एनाबेल म्यूजियम में रखी हुई वो गुड़िया है जिसे कहा जाता है कि वो कॉन्जरिंग वर्ल्ड यानी कि काले जादू की दुनिया से आई है। कैरोलिन इन दोनों को बोलती है कि आप हमारे घर में आइए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। शुरू में इन्हें लगता है कि ये इनका वहम हो सकता है। कैरोलिन बोलती है कि मुझे लगता है कि वो शक्ति हमें नुकसान पहुंचाएगी और कैरोलिन की बात से ये दोनों समझ जाते हैं कि वहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और ये दोनों कैरोलिन के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद इन्हें बताया जाता है कि रात को यहाँ पर बहुत गंदी बदबू आती है और साथ ही साथ दरवाजे से 3 बार ठक ठक की आवाज आती है और घर की सारी घड़ियां 3:07 पर बंद हो जाती है और दीवारों पे जो हमारी तस्वीरें हैं वो सब की सब गिर जाती हैं। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर एक तहखाना भी है और इसके बाद ये सब के सब तहखाने में जाते हैं और तहखाने में जाने के बाद लॉरेन को कुछ आवाजें आती है। ये चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती है और उसे आवाजें इसलिए आती है क्योंकि उसने दूसरी दुनिया के लोगों से कनेक्ट करने की विद्या को सीखा होता है और वो इन्हें बताती है कि यहाँ पर कभी कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था। लॉरेन और एड रॉजर से पूछते हैं कि जब यहाँ पर इतना कुछ हो रहा था तो तुम यहाँ से छोड़कर गए क्यों नहीं। रॉजर बताता है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे वो मैंने सब इस घर को खरीदने में लगा दिए और मुझे नहीं लगता कि 7 लोगों को कोई अपने घर पर रखना चाहेगा। ये घर मैंने नीलामी में खरीदा था, इसीलिए मुझे इसके पुराने ओनर्स का नाम पता कुछ नहीं मालूम। एड इनसे बहुत सारे सवाल पूछता है और इनकी आवाज को रिकॉर्ड भी करता है। अब एड और उसकी पत्नी लॉरेन झील के किनारे जाती है जहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ है, जहाँ पर अप्रैल को यहाँ आने के बाद एक खिलौना मिला था और वहाँ पे लॉरेन को कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाती है। अब ये दोनों अंदर आते हैं और इन्हें बताते हैं कि हमें तुम्हारे घर को पवित्र करना होगा।
वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन यहाँ पर एक काला साया है जो आपके घर और आपकी जमीन पर हावी है। जब मैं आपके घर के अंदर आई थी तो मैंने उसे देख लिया था। वो आपके पीछे खड़ी थी और दूसरी बार मैंने उसे तुम्हारी बच्चियों के पीछे देखा। ये काली परछाई, काला साया तुम्हारे परिवार के साथ मिल चुका है और अब तुम यहाँ से कहीं भी जाओ, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत गुस्सा और नफरत है। रॉजर बोलता है हमें क्या करना होगा, क्या किसी प्रीस्ट को बुलाना होगा? एड बोलता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। सबसे पहले हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे, वो सब हमें चर्च में देने होंगे और इसके बाद चर्च इजाजत देगा। कई बार सब कुछ करने के बाद भी चीजें नहीं बदलती। एड बोलता है कि हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो साया जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, हम उसके लिए खतरा है और वो कभी नहीं चाहेगा कि हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकें। और ये दोनों वहां से चले जाते हैं और जब ये अपने घर पर पहुंच जाते हैं और एड उस रिकॉर्डिंग को सुनता है जो उसने रॉजर के घर पर की थी, तो उस रिकॉर्डिंग में एड की तो आवाज होती है, लेकिन इसके अलावा किसी की भी आवाज नहीं होती। साथ ही साथ लॉरेन को ये भी पता चलता है कि ये एक फार्म हाउस था जो अब कई टुकड़ों में बढ़ चुका है और ये 1863 में बना था। और यहाँ पर जो कपल रहता था उसकी पत्नी ने यहाँ पर अपनी जान दी थी और उसने जान दी थी 3:07 पर। इसीलिए उस घर में 3:07 पर सारी घड़ियां बंद हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर और भी कई लोगों ने अपनी जान दी और उस परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि वहां पर कई आत्माओं का साया है। अब लॉरेन, उसका पति एड और कुछ और लोग उस घर पर जाते हैं ताकि वो सबूत इकट्ठे कर सके। वो वहां पे कैमरे लगाते हैं और साथ ही साथ माइक्स भी लगाते हैं ताकि वो आवाजों को रिकॉर्ड कर सके। इसके साथ साथ वो वहां पर कुछ पवित्र चीजें भी लगाते हैं और रात भर वहां पर सबूत इकट्ठे करते हैं। लेकिन आज रात को यहाँ पर ज्यादा हलचल नहीं होती और अगली सुबह जब लॉरेन बाहर होती है तो वो देखती है कि हवा में बदलाव शुरू हो जाते हैं। ऊपर काले बादल मंडराने लगते हैं और वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो भागती हुई अंदर जाती है और अंदर कैरोलाइन सो रही होती है और तभी उसके पास एक साया आता है और कैरोलिन के मुंह के अंदर कुछ जाता है। लॉरेन भी वहां पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि कैरोलिन उल्टियां कर रही है। वो उससे पूछती क्या हुआ? वो कहती है शायद थोड़ी तबीयत खराब हो गई। दरअसल कैरोलिन को ये लगा था कि वो एक सपना है और वो वहां से बाहर चली जाती है। अब एक बार फिर से रात होती है और इस सब के सब घर पर होते हैं क्योंकि इन्हें सबूत इकट्ठे करने हैं। और आज रात को इनके साथ जो पुलिस वाला होता है जो इन चीजों पर विश्वास नहीं करता, उसे एक साया दिखता है। वो अपने हाथ उसे दिखाता है। वो कहता है ये देखो मुझसे तुमने क्या करवा दिया, और ये कहकर वो जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। इस बात से वो पुलिस वाला डर जाता है। वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर किसी को देखा था, वो नौकरानी के कपड़ों में थी। दरअसल यहाँ पर एक नौकरानी ने भी आत्महत्या की थी और ये उसी का साया होता है। और तभी ये दिखाते हैं कि कोई फोटो क्लिक करता है और जब सब उस तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि सिंडी सीढ़ियों से ऊपर जा रही है, जो रॉजर और कैरोलिन की चौथे नंबर की बेटी है। एक बार फिर से फ्लैश चमकता है। रॉजर उसे रोकने के लिए ऊपर जाना चाहता है, लेकिन एड कहता है कि रुको, हमें सबूत चाहिए। रॉजर कहता है कि तुम्हें सिंडी की फोटोज क्यों चाहिए? वो कहता है कि कैमरा उसने क्लिक नहीं किया, उसके साथ कोई है जिसे ये देख नहीं पा रहे होते। और सिंडी कमरे के अंदर चली जाती है। दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है और ये सब के सब उस तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा अब खुल नहीं रहा होता। लेकिन जहां पर सिंडी है उस कमरे में इन्होंने माइक्स लगाए हुए हैं और ये उसकी आवाजें सुनते हैं। इन्हें पता चलता है कि वहां पर कोई और भी है और ये एक बच्चे की आवाज होती है। वो सिंडी को कहती है कि मेरे पीछे आओ, मैं यहीं पर छुपता था। और तभी ऊपर दिखाते हैं कि दरवाजा खुल जाता है और जब वो सब कमरे के अंदर जाते हैं तो वहां पर सिंडी नहीं होती। ये चारों तरफ देखते हैं। यहाँ पर एक एल्मीरा होती है जो पहले से यहाँ पर थी और वो देखते हैं कि उसके अंदर एक खुफिया रास्ता होता है और सिंडी वहीं पर होती है और वो सिंडी को वहां से निकाल लेते हैं। अब अप्रैल, जो कि रॉजर की सबसे छोटी बेटी है, वो लॉरेंस को बताती है कि जब रोरी डरा हुआ होता है तो वो वहीं पे छुपता है। लॉरी वो बच्चा है जिसकी यहाँ पे मृत्यु हुई है और उसका साया भी इस घर में होता है। और ये सुनने के बाद लॉरेन वहां पर जाती है। वो देखती है कि वहां पे रस्सी का एक फंदा होता है और तभी वहां से एक लकड़ी खिसक जाती है और वो नीचे तहखाने में गिरती है। और तहखाने में जो खिलौना अप्रैल को पेड़ के पास मिला होता है वो उस शीशे में देखती है। उसे वहां पर एक साया दिखता है और तभी वहां पर एक औरत का साया आता है। वो कहती कि उसने मुझे वश में करके मुझसे सब कराया था। ये रोरी की मॉम का साया होता है। रोरी वो बच्चा है जिसकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी और जिसका खिलौना अप्रैल को पेड़ के पास मिला था।
अब लॉरेन भी यहाँ पर थोड़ा डर जाती है और तभी यहाँ पर एक और खतरनाक साया आता है और वो लॉरेन पर हमला कर देता है। लॉरेन वहां से भागकर बाहर आ जाती है और उस सबको बताती है कि मुझे पता चल गया, यहाँ पर जो साया है वो माओ पर अपना कब्जा करती है और उनसे उनके बच्चों की हत्या करवाती है। और कैरोलिन के शरीर पर जो निशान है वो किसी बीमारी के नहीं है, बल्कि ये उसी साये ने तुम्हें निशान दिए हैं और अब वो साया तुमसे भी यही करवाना चाहता है जो उसने पहले औरों से करवाया था। इसके बाद वो साया इन पर यहाँ पर हमला भी करता है, लेकिन किसी को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचता और इनके पास अब सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं जो ये चर्च में दिखा सकते हैं। ये सब ये फैसला करते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा और ये जाने की तैयारी करते हैं। और जब लॉरेन बाहर गाड़ी में बैठी होती है तभी उसे एक आवाज आती है। ये आवाज उसकी बेटी की होती है। वो बोलती है मॉम, और वो झील की तरफ जाती है। झील में उसे अपनी बेटी का साया दिखता है। इससे वो डर जाती है। वो वापस आकर अपने घर में फोन करती है, अपनी बेटी के बारे में पूछती है। उसकी बेटी ठीक होती है। वो अपने पति एड के गले रखकर बहुत रोती है। वो कहती है मैं जानती हूँ ये एक तरह की चेतावनी है, और होता भी ऐसी है। लॉरेन की बेटी के ऊपर हमला होता है लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि रॉजर की फैमिली एक मोटल पर स्टे कर रही है, लेकिन रॉजर जब वहां पहुंचता है तो उसके बच्चे उसे बताते हैं कि मॉम कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी और वो क्रिस्टीन और अप्रैल को गाड़ी से लेकर कहीं चली गई है। रॉजर ये बात एड को बताता है। एड बोलता है कि तुम घर जाओ, हम वहीं पर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी पत्नी के ऊपर अब साया हावी हो चुका है। और एड और लॉरेन जानते हैं कि वो अपने बच्चों को मार देगी क्योंकि वो साया यही करवाता है। इसीलिए सब के सब उसके घर पर पहुंच जाते हैं। पुलिस भी इनके साथ जाती है और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो कैरोलिन अपने बच्चों के साथ तहखाने में होती है और वो अपने बच्चों को मारने वाली होती है, लेकिन तब तक ये वहां पर पहुंच जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और उसे लेकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजे के बाहर कदम रखते हैं कैरोलिन का दम घुटने लग जाता है। लॉरेन बोलते हैं कि वो साया इसे बाहर नहीं जाने देगा, अगर हम इसे बाहर ले गए तो ये मर जाएगी। और तभी कैरोलिन को एक झटका लगता है और वो खींचते हुए अपने आप ही तहखाने तक चली जाती है। ऐसा लगता है कि कोई उसे खींच रहा है। ये सब के सब तहखाने में जाते हैं। कैरोलिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन ये सब उसे पकड़कर कुर्सी के साथ बांध देते हैं। अब ये प्रीस्ट को यहाँ पर बुलाकर इस जगह को पवित्र करना चाहते हैं, झाड़ फूक करना चाहते हैं, लेकिन लॉरेन बोलते हैं कि वो यहाँ से बहुत दूर है, जब तक वो यहाँ पर आएंगे ये नहीं बचेगी। एड कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, हालांकि बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो करना चाहता है। लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी लॉरेन यहाँ पर रहे, क्योंकि ऐसा ही कुछ पहले करने से लॉरेन को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लॉरेन कहती है कि ईश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है, और वो पवित्र किताब लाती है और एड उसे पढ़ना शुरू करता है। और जैसे ही वो उस पवित्र किताब को पढ़ता है यहाँ पर चीजें हिलना शुरू हो जाती है। घर के चारों तरफ कौवे मंडराने लगते हैं और जिस कुर्सी पर कैरोलिन बैठी होती है वो हवा में उड़ जाती है और उल्टी हो जाती है। मंत्रों का उच्चारण अभी भी चल रहा होता है। कुर्सी नीचे गिरती है और कैरोलिन आजाद हो जाती है, लेकिन वो कैरोलिन को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर कैरोलिन की जो छोटी बेटी होती है जिसका नाम अप्रैल होता है, उसे कैरोलिन ने नीचे एक जगह छुपाया होता है और जैसी वो आजाद होती है वो उस तरफ भागती है और इन सब को पता चल जाता है कि वहां पे अप्रैल है। वो उस जगह तक पहुंच जाती है और उसके हाथ में कैंची है और जैसी वो उसे मारने वाली होती है तभी एड जोर से बोलता है बैत्सिबा। बैत्सिबा इस साये का असली नाम होता है। ये वो होती है जिसने अपने छोटे से बच्चे को काली शक्तियों के लिए मार दिया था। उसका नाम लेने के बाद एड बोलता है कि ईश्वर की मर्जी से मैं तुम्हें नर्क जाने का आदेश देता हूँ। लेकिन अभी भी ये साया पूरी तरह से कैरोलिन के ऊपर हावी होता है। सब कैरोलिन का हौसला बढ़ा रहे होते हैं कि तुम इस साये को हरा सकती हो। और तभी ऊपर से लॉरेन बोलते कि तुम याद करो तुमने मुझे क्या दिखाया था। दरअसल कैरोलिन ने लॉरेन को एक फोटो दिखाई थी और उसने उसे बोला था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल था। उस फोटो में कैरोलिन का पूरा परिवार था। वो उस पल को कैरोलिन को याद दिलाती है और उस पल को याद आने के बाद उसके अंदर शक्ति आती है और वो उस साये को अपने अंदर हावी नहीं होने देती। वो साया उसके शरीर से निकल जाता है और कैरोलिन अपने होश में आ जाती है। होश में आने के बाद कैरोलिन अपनी बेटी अप्रैल को गले लगाती है और उससे माफी मांगती है और इस तरह से कैरोलिन की जान बच जाती है। और अंत में वो खिलौना जो अप्रैल को पेड़ के पास पाया था, एड उसे अपने घर लाता है जहाँ पर उसका एक म्यूजियम होता है और यहाँ पे इसी तरह की बहुत सारी चीजें होती है और एड उस खिलौने को वहाँ पर रख देता है। और इसी के साथ ये कहानी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है वो खत्म हो जाती है।
ये फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था $20 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $320 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।